हेलो पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ, स्वरूप और क्षेत्र। तो देख लेते हैं आज के टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के टॉपिक को दोस्तों हम लोग 5 भागों में बांट के पढ़ेंगे। सबसे पहला है, हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिचय को, कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या होता है, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं आदि। इसके अलावा नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ और इसकी परिभाषाएं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नामकरण, जिसमें हम ये जानेंगे कि हम बहुत सारे शब्द सुनते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो इनमें से कौन सा जो शब्द है वो हमारे विषय के लिए सही है और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे चौथे नंबर पे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप को, और टॉपिक के अंत में हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र को, अर्थात इसमें हम कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिचय या इंट्रोडक्शन को। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हम देख सकते हैं कि ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, अंतर्राष्ट्रीय या राजनीति। अगर हम शब्दों को पकड़ें तो हमें समझ में आता है कि यहाँ पे 2 चीज़ों की बात हो रही है। एक तो हो रही है राजनीति की, और किस क्षेत्र में हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हो रही है। तो हम ये मान सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या होता है, तो राष्ट्रों के आपसी संबंधों और व्यवहार का अध्ययन इसमें किया जाता है, कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत सारे देश हैं, अलग अलग राष्ट्र हैं, वो आपस में किस तरीके से व्यवहार करते हैं और उनके कैसे संबंध आपस में होते हैं। इन्हीं सब बातों का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किया जाता है। अगर एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विद्यार्थी है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विद्यार्थी कौन कौन से प्रश्नों का उत्तर जो है वो इसमें खोजता है। वो देखता है कि जब राष्ट्र सहयोग क्यों करते हैं सारे राष्ट्र सहयोग, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, उसके बाद भी सभी राष्ट्र आपस में सहयोग करते हैं। उसके अलावा राष्ट्र अपनी शक्ति क्यों बढ़ाना चाहते हैं। हम देखते हैं कि सभी राष्ट्र शक्ति बढ़ाने के लिए हथियार बना रहे हैं, कुछ नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, कुछ परमाणु हथियार बना रहे हैं। जब शांति चल रही है तो परमाणु हथियार बनाने की ज़रूरत क्या है, लेकिन उसके बाद भी कुछ राष्ट्र बनाते रहते हैं, यानी कि वो सभी अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है। अगला प्रश्न ये आता है कि शांति का लक्ष्य होते हुए भी युद्ध क्यों हो जाते हैं। जब सभी राष्ट्र शांति चाहते हैं, आप किसी भी राष्ट्र से पूछेंगे, इस समय कोई भी राष्ट्र आपसे ये नहीं कहेगा कि हमें युद्ध चाहिए। तो फिर जब युद्ध चाहिए नहीं, शांति चाहिए, तो फिर युद्ध क्यों हो जाते हैं। इसके अलावा एक और प्रश्न है कि निशस्त्रीकरण को ज़रूरी मानते हुए भी लगातार शस्त्र क्यों बनाते रहते हैं। जब सभी राष्ट्र ये मानते हैं कि निशस्त्रीकरण अपने आप में बहुत ज़रूरी है। निशस्त्रीकरण का अर्थ है कि दुनिया को शस्त्रों से मुक्त कर देना, सभी शस्त्रों को क्या करना, ख़त्म कर देना। तो जब निशस्त्रीकरण को सभी राष्ट्र लक्ष्य मानते हैं, तो फिर सभी राष्ट्र लगातार शस्त्र क्यों बनाते जाते हैं। जब ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न हो जाता है कि राष्ट्र यूएनओ जैसी संस्था खुद ही बनाते हैं, फिर उसका खुद ही उल्लंघन क्यों करते हैं। तो इस तरीके के कुछ बेसिक सवाल हम यहाँ पर देखते हैं, जो एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विद्यार्थी या स्कॉलर के मन में आते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने पर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ और ढूंढते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। जैसा कि दोस्तों हमने पढ़ा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति 2 शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि एक है अंतर्राष्ट्रीय और दूसरा है राजनीति। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पूरा समझने से पहले ये ज़रूरी है कि पहले हम राजनीति के अर्थ को समझ लें। राजनीति तो हमने अपनी आम बोलचाल की भाषा में सुना ही होगा।
राष्ट्रों में राजनीति होती ही है, हर देश की अपनी राजनीति होती है। तो कुछ बेसिक मीनिंग हम इसका समझ लेते हैं। तो राष्ट्रों में जब राजनीति होती है, यानी कि एक देश में जब राजनीति होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि समुदायों का अस्तित्व होता है। जैसे भारत का एग्जाम्पल लें तो भारत में एक समुदाय है, पूरा राष्ट्र क्या है, एक समुदाय है। एक समुदाय का अस्तित्व होना ज़रूरी होता है। और जब समुदाय होते हैं कई सारे, ठीक है, कई सारे समुदाय होते हैं या एक ही समुदाय होता है, तो भी उसमें मतभेद होना मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि होता ही है। ठीक है, आप देखते होंगे कि जब 5-6 दोस्त 8-10 लोग होते हैं, घर में होते हैं या समाज में होते हैं, तो उन्हीं में कई बार कई बातों को लेके मतभेद हो जाते हैं। तो राष्ट्र इतना बड़ा है, इतने समुदाय में इतने सारे लोग हैं, तो उनमें मतभेद अक्सर उठ ही जाते हैं। इसके अलावा उनमें सहयोग भी होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतभेद होता है, उनमें सहयोग भी होता है। और लगातार राजनीति में कुछ समुदाय अन्य समुदायों पर नियंत्रण करने का प्रयत्न करते हैं। ये चीज़ हमेशा से चली आ रही है। हमने देखा कि प्राचीन काल में भी कुछ समुदाय दूसरों पर आधिपत्य जमाने की या नियंत्रण करने की कोशिश करते थे। तो इस तरीके से हम राजनीति को ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ समुदायों का अस्तित्व होता है और समुदायों में मतभेद और सहयोग भी होते हैं, यानी कि कुछ लोग रहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ठीक है, एक राजनीति के लिए क्या होना चाहिए, एक लोगों का समूह होना चाहिए, लोग होने चाहिए। लोग ही नहीं होंगे तो राजनीति कौन करेगा, और लोगों रहेंगे साथ में तो मतभेद भी होगा, सहयोग भी होगा। और जाहिर सी बात है कि कुछ लोग उसमें से दूसरे लोगों पर नियंत्रण करने की या आधिपत्य जमाने की कोशिश भी करेंगे। सेम इसी तरीके से अगर इसी अर्थ को हम अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अप्लाई करें, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे भी हमें समुदाय जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमें समुदाय देखने को मिलते हैं। बस यहाँ पे क्या होता है कि लोगों की जगह यहाँ पे क्या होते हैं, राष्ट्र होते हैं। यहाँ पे भी राजनीति पाई जाती है उसी तरीके की जैसे हमने राज्यों में देखी, बस यहाँ लोगों की जगह राष्ट्र होते हैं। ठीक है, अगर क्विंसी राइट की परिभाषा देखें तो क्विंसी राइट कहते हैं कि राजनीति ऐसी कला है जिसकी सहायता से प्रत्येक समूह दूसरे समूह पर नियंत्रण रखकर अपने हितों को बढ़ाने का प्रयास करता है। यानी कि इसमें क्या है, राजनीति को ऐसी कला के रूप में क्विंसी राइट देख रहे हैं कि इसमें हर समूह दूसरे समूह पर नियंत्रण रखकर अपने हितों को, यानी कि अपने फ़ायदों को बढ़ाने का प्रयास करता है, दूसरे समूह पर नियंत्रण रखकर। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समूह राष्ट्र राज्य होते हैं। ठीक है, जो हमने बात करी अभी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो समूह है, जो अभी हम राष्ट्रीय राजनीति की बात कर रहे थे, देश की राजनीति की, तो वहाँ बहुत सारे समूहों की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे जो समूह होते हैं वो कौन होते हैं, राष्ट्र राज्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देश को हम राष्ट्र राज्य कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समूह राष्ट्र राज्य होते हैं और इनकी इच्छाएं, अभिलाषाएं राष्ट्रहित कहलाती हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। एक एक चीज़ आपस में जुड़ी हुई है, इसको आप एक एक चीज़ को कोरिलेट करते हुए समझिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समूह जो है वो समूह कौन है, वो राष्ट्र राज्य हैं। और हर समूह या राष्ट्र राज्य की अपनी कुछ इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, जिसे हम ये कह सकते हैं कि ये राष्ट्रहित है। और राष्ट्र क्या करते हैं, राष्ट्र हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। वो हमेशा कोशिश करते हैं कि मेरा फ़ायदा हो, जो मुझे अच्छा लग रहा है, जो मेरी इच्छा है, जो मेरी अभिलाषा है, वो पूरी हो। ठीक है, अब सोचिए सभी राष्ट्र हैं, बहुत सारे राष्ट्र हैं। अब मेरी कुछ इच्छा है, सामने वाले राष्ट्र की भी कुछ इच्छा है, तो दोनों की इच्छाओं में, यानी कि राष्ट्रीय हितों में जब विरोध होता है, विरोधी हित होने पर राष्ट्रों में टकराव उत्पन्न होते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। अब जैसे भारत और पाकिस्तान में कश्मीर का विवाद है। भारत का राष्ट्रीय हित है कि कश्मीर हमारे पास हो, पाकिस्तान ये चाहता है कि कश्मीर उसके पास हो। अब हित दोनों का है, एक कश्मीर चाहिए दोनों को, और दोनों के हित कैसे हैं, विरोधी हैं।
मतलब दोनों के पास कश्मीर एक समय पर नहीं हो सकता। एक के पास होगा तो दूसरे के पास नहीं, दूसरे के पास होगा तो एक के पास नहीं। तो अब अगर हित विरोधी होंगे तो जाहिर सी बात है कि टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी। और अगर ऐसी टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी तो इसमें जीतने के लिए, इस टकराव में, या कह सकते हैं कि कभी होने वाले युद्ध में, अगर इस टकराव की वजह से कभी युद्ध तक बात पहुंचती है, या फिर भी अगर मतलब टकराव की स्थिति रहती है, तो इसे जीतने के लिए राष्ट्र क्या करते हैं, शक्ति अर्जित करते हैं। जीतने के लिए, क्योंकि हमें शक्ति चाहिए होगी, तो राष्ट्र हमेशा इसे जीतने के लिए शक्ति अर्जित करते हैं। ठीक है, तो इस सीक्वेंस को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे क्या समझा कि राष्ट्रों के मध्य पाई जाने वाली जो राजनीति है वही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। क्विंसी राइट की अगर बात देखें तो वो कहते हैं कि राजनीति ऐसी कला है जिसकी सहायता से हर समूह दूसरे समूह पर नियंत्रण रखकर अपने हितों को बढ़ाने का प्रयास करता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी ऐसा ही होता है। यहाँ पे क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो समूह होते हैं वो राष्ट्र राज्य होते हैं और उनकी इच्छाएं अभिलाषाएं क्या कहलाती हैं, राष्ट्रहित कहलाती हैं। और अलग अलग राष्ट्रों के हित कई बार क्या हो जाते हैं, विरोधी हो जाते हैं। हर राष्ट्र अपने राष्ट्रहित को बढ़ाने का प्रयास करता है और कई बार आपस में क्या हो जाते हैं, हित क्या हो जाते हैं, विरोधी हो जाते हैं। जब विरोधी हित की स्थिति उत्पन्न होती है, जब हित विरोधी हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, टकराव या युद्ध की स्थिति बनने लगती है, या फिर टकराव भी होता है। तो इस टकराव में विजयी होने के लिए या जीतने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, शक्ति की आवश्यकता होती है। और राष्ट्र इसीलिए लगातार शक्ति को अर्जित करने में लगे रहते हैं, अर्जित करने की कोशिश करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को समझने के बाद हमें समझ में आता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमें मुख्यतः 3 तत्व देखने को मिलते हैं। जो हमने ये पूरी चर्चा करी है अर्थ को समझने में, इसमें हमें 3 तत्व जो है प्रमुखता दिखे हैं। सबसे पहला कौन सा है, राष्ट्रहित। ठीक है, हमने देखा कि राष्ट्रहित सबसे इम्पॉर्टेंट है। सभी राष्ट्र इसी के लिए काम करते हैं, इसी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसमें कई बार संघर्ष भी हो जाता है और इस संघर्ष में विजयी होने के लिए हर राष्ट्र क्या करता है, हमेशा शक्ति बढ़ाने के लिए काम करता रहता है। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अर्थ को समझते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो राष्ट्रहित है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य है, कि यानी कि पाना क्या है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों को, अपने राष्ट्रहित। और संघर्ष क्या है, उसकी प्रकृति है। राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति कैसी है, संघर्ष में। सहयोग भी होता है लेकिन यहाँ पर संघर्ष भी होता रहता है, और उस संघर्ष को जीतने का साधन क्या है, शक्ति है। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम परिभाषाएं देख लेते हैं, इनसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमें H.J. मॉर्गेनथाउ की परिभाषा देख लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये कहते हैं कि राष्ट्रों के मध्य शांति की समस्या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत आता है। मतलब राष्ट्रों के मध्य शांति की समस्या, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ तो संघर्ष हो रहा है। ठीक है, तो संघर्ष के लिए हमें क्या चाहिए, शांति चाहिए संघर्ष को शांत करने के लिए। तो शांति की समस्या और राजनीतिक संबंधों का विश्लेषण, कि किस तरीके से राजनीतिक संबंध हैं, इनका विश्लेषण करना ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। एक परिभाषा देते हुए मॉर्गेनथाउ और कहते हैं, वो कहते हैं कि राष्ट्रों के मध्य शक्ति तथा इसके प्रयोग के लिए संघर्ष ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। वो कहते हैं जो अलग अलग राष्ट्र हैं इनके बीच में जो शक्ति है इसके प्रयोग के लिए संघर्ष ही क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। ठीक है, आगे देखते हैं पामर पाकिन्स की परिभाषा। ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध राज्य व्यवस्था से संबंधित विषय है। इनके हिसाब से जो राज्य व्यवस्था है इसी से संबंधित विषय है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसी क्रम में एक और परिभाषा श्लीचर की देख लेते हैं। श्लीचर कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध राज्यों के मध्य संबंध है, यानी कि विभिन्न राज्य हैं उनके बीच में संबंध है। इसके अंतर्गत अंतर्राज्यीय राजनीति और राजनीतिक संबंध आते हैं। ठीक है, तो राज्यों में आपस में कैसी राजनीति हो रही है, कैसे संबंध है, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से
हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ और उसकी परिभाषाएं, और अगर हम समराइज़ करें तो हमें ये समझ में आता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट है राष्ट्रहित। इन्हीं के लिए संघर्ष होता है और इन्हें ही बढ़ाने के लिए हर राष्ट्र शक्ति बढ़ाने में, एक्वायर करने में, मोर पावर एक्वायर करने में हमेशा लगा रहता है। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नए सब टॉपिक पर, जिसका नाम है नामकरण या इश्यू ऑफ नेम। अभी तक हमने कई सारे नाम सुने होंगे आपने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के, जैसे सुना होगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तो हमारे टॉपिक का ही नाम है। इसके अलावा देखा आपने कुछ परिभाषाओं में अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी आया है। कहीं हम अंतर्राष्ट्रीय मामले सुनते हैं, कहीं विश्व राजनीति, कहीं विश्व मामले, और कहीं पर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जैसे नाम हम सुनते हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है दोस्तों कि अलग अलग विद्वानों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अलग अलग नाम दिए हैं। किसी ने इनको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहा है, किसी ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा है, कोई अंतर्राष्ट्रीय मामलों को समझता है, कोई विश्व अफेयर्स को, कोई विश्व पॉलिटिक्स को, कोई इंटरनेशनल सिस्टम को, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन जब हम इसका ओवरऑल अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध अपने आप में एक बड़ा विषय है, ठीक है। और इसके अंतर्गत हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करते हैं, और ये जितने भी विषय हम बाकी नाम देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हम इनके बारे में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ही पढ़ लेते हैं। यानी कि हम अंतर्राष्ट्रीय मामलों का अध्ययन भी करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, विश्व राजनीति का भी करते हैं, विश्व अफेयर्स का भी, विश्व अफेयर या विश्व मामलों का भी करते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था या सिस्टम का भी अध्ययन करते हैं। तो अगर ये अलग अलग नाम आपके सामने आए तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ये ध्यान रखिएगा कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नामों का कई बार प्रयोग किया है, और इसके संबंध में मतभेद है कि कौन सा एक अप्रोप्रिएट नाम है। लेकिन हम फिर भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को लेकर चलते हैं, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध को एक ब्रॉडर वे में यूज़ करते हैं, एक बेहद मानते हैं विषय, और उसके अंतर्गत हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सब टॉपिक पर। दोस्तों हमारे टॉपिक में हमारा जो सब टॉपिक नंबर 4 है वो था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति। प्रकृति यानी कि नेचर। अब हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति क्या होती है। इसके अर्थ को हम पहले ही समझ चुके हैं, अब इसकी प्रकृति को समझना हमारे लिए आसान होगा। तो अर्थ को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि जो प्रमुखता संपन्न राष्ट्र या राज्य प्रमुख अभिनेता अथवा कर्ता है। तो हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है? सबसे पहली चीज़ कि कर्ता। देखिए दोस्तों, हम एक चीज़ और यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, हम यहाँ पे स्टेट एक्टर्स और एक नॉन स्टेट एक्टर्स की बात करेंगे, ठीक है। इसका मतलब पहले मैं समझा देती हूँ क्या होता है। एक होता है नॉन स्टेट एक्टर और होता है एक स्टेट एक्टर्स। तो एक्टर का मतलब है कर्ता। कर्ता मतलब वो व्यक्ति जो कह सकते हैं व्यक्ति जो कि सारी चीज़ों को करता है, जो कि जिसकी वजह से सारी चीज़ें होती हैं, तो उसे हम कर्ता या एक्टर कहते हैं, ठीक है। अब हमने कर्ता भी यहाँ दो देखे, नॉन स्टेट और स्टेट। तो स्टेट एक्टर हो गए जैसे कि अलग अलग देश, जैसे अमेरिका क्या अभी डिसीजन लेता है, रूस क्या डिसीजन लेता है। जैसे कि अभी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे, जैसे कि रूस ने यूक्रेन पर हमला करने का जो डिसीज़न लिया, ठीक है, रूस ने लिया, तो रूस क्या हो गया? कर्ता हो गया, ठीक है, एक्टर हो गया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का। उसकी वजह से पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रभावित होगी। थोड़ा बहुत हर देश पे क्या आएगा? इफेक्ट आएगा। तो जो स्टेट एक्टर्स या राष्ट्रीय कर्ता हो गए वो कौन हो गए? राज्य हो गए या देश हो गए, ठीक है। और नॉन स्टेट एक्टर्स कौन हो गए? वो संस्थाएं हो गई जो राज्य तो नहीं है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को काफ़ी प्रभावित करती हैं, जैसे कि यूएनओ हो गया, ठीक है, डब्ल्यूटीओ हो गया, ठीक है। इस तरीके की संस्थाएं जो कि राजनीतिक नहीं है, या यूँ कहें कि राज्य नहीं है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करती हैं। तो ध्यान रखेंगे, इन वर्ड्स को हम लोग अक्सर यूज़ करेंगे, राष्ट्रीयकर्ता और गैर राष्ट्रीयकर्ता या स्टेट एक्टर्स या नॉन स्टेट एक्टर्स। तो हमें ध्यान में रखना है कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। अब हम देखते हैं पहला पॉइंट, फिर से समझते हैं।
प्रमुखता संपन्न जो राष्ट्र हैं, प्रमुखता संपन्न जो राष्ट्र हैं वो इसमें प्रमुख अभिनेता कौन है, यानी कि प्रमुख कर्ता कौन है जो सब कुछ डिसाइड कर रहा है, जिसके एक्शन की वजह से या जिसके कार्यों का असर पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ने वाला है, तो वो राज्य हैं। यहाँ पे गैर राज्यकर्ता भी उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उतने नहीं है जितने कि राज्य अभिकर्ता जो हैं या फिर जो राज्यकर्ता हैं वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। दूसरी चीज़, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, तो हितों के लिए है। ठीक है, अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए, यही अभी हमने अर्थ में भी समझा है। उसके बाद विरोध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति है। ये भी हमने समझ लिया कि जो विरोध है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति है, क्योंकि यहाँ सभी को अपने हित पूरे करने हैं, अलग अलग हित है, हितों में टकराव है, इसीलिए यहाँ पे विरोध या कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। अब इस विरोध को जीतने का साधन क्या है, इस विरोध को जीतने का साधन है शक्ति। ठीक है। अब शक्ति को हम यहाँ पे देख रहे हैं कि साधन भी है और साध्य भी है। अब ये कैसे है, तो इसको समझिए। साधन इसलिए है क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति बढ़ाकर इस टकराव या फिर इस विरोध में विजयी होना है। ठीक है, इसलिए इस टकराव में विजयी होने का साधन है। ठीक है। और साध्य क्यों है, साध्य इसलिए है कि हम लगातार जो चीज़ें कर रहे हैं, अपनी सेना बढ़ा रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, तमाम तरीके की रिसर्च कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए। तो कहीं ना कहीं हमारा लक्ष्य भी है शक्ति को बढ़ाना, और साथ में इस टकराव को जीतने के लिए ये हमारा साधन भी है। तो शक्ति को हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखते हैं कि ये साधन भी है और साध्य भी है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विभिन्न राज्यों में विरोध सुलझाने की प्रक्रिया भी है। जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो अलग अलग राज्यों में विरोध भी सुलझाती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ विरोध या फिर झगड़े या कॉन्फ्लिक्ट ही होते हैं, यहाँ पर हमें विरोध सुलझाने की स्थिति भी दिखती है। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल समझें, तो जब भारत का युद्ध हो रहा था चाइना के साथ, तो बहुत सारे 1962 वाला, तो बहुत सारे देशों ने मध्यस्थता करके इसे सुलझाने की भी कोशिश करी थी। ठीक है। इसी तरीके से जब 1971 वाला भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, तो रूस ने ताशकंद में समझौता करवाया था। तो सिर्फ यहाँ पे विरोध ही हमें देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि यहाँ पे हमें विरोध सुलझाने की प्रक्रिया भी दिख रही है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विरोध को सुलझाया भी जा रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के मध्य निरंतर अंतक्रियाओं की एक व्यवस्था है। यानी कि हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों के मध्य निरंतर अंतक्रियाएं हो रही हैं। इसको ऐसे समझिए, आज का जो युग है, आज का युग तो इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाइज हम एक दूसरे से जुड़ चुके हैं कि आज तो हम एक दूसरे से प्रभावित होते ही हैं। अब देखिए, युद्ध हो रहा है यूक्रेन और रूस में, लेकिन उसका प्रभाव कहीं ना कहीं हर राष्ट्र पे पड़ रहा है। तो यहाँ पे हर राष्ट्रों के मध्य अंतक्रिया चलती ही रहती है। नेक्स्ट है और लास्ट पॉइंट है, विभिन्न राष्ट्रों की विदेश नीतियों में अंतक्रिया। विदेश नीति को हम एक अलग से वीडियो में समझेंगे, लेकिन यहाँ पर इतना जान लेते हैं कि विदेश नीति उन नीतियों को कहते हैं जो राष्ट्र बनाते हैं दूसरे राष्ट्रों से अपने संबंध स्थापित करने के लिए, कि हम किस तरीके के संबंध और राष्ट्रों से स्थापित करेंगे, उसे एक मोटे तौर पर विदेश नीति कहा जाता है। इसे हम लोग एक अलग से वीडियो में, पूरा विदेश नीति का जो टॉपिक है बहुत अपने आप में वास्ट है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम इतना समझ लेते हैं। तो विभिन्न राष्ट्रों की विदेश नीतियों में अंतक्रियाएं। हर राष्ट्र अपनी विदेश नीति बनाता है कि किस तरीके से उसे दूसरे राष्ट्रों से व्यवहार करना है, किस तरीके के संबंध स्थापित करने हैं। तो अगर देखा जाए तो विदेश नीतियों की भी आपस में अंतक्रियाएं हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर समझा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति को। अब हम अपने नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र। दोस्तों, अब हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय वस्तु या क्षेत्र के बारे में। पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्षेत्र का मतलब क्या होता है, ये हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जब हम विषय के रूप में पढ़ते हैं तो हम इसमें क्या क्या चीज़ें अध्ययन करेंगे, ये हमें एक मोटा मोटा आइडिया उसका हमें कहाँ से मिलता है, क्षेत्र से देखने को मिलता है। ठीक है।
तो जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्र की बात करते हैं तो इसका क्षेत्र इतना व्यापक है और एक ये ऐसा सब्जेक्ट है जो लगातार प्रोग्रेस कर रहा है, लगातार चलने वाला प्रोग्रेस प्रगतिशील सब्जेक्ट है। तो इस वजह से क्या है, इसके क्षेत्र में लगातार क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है। लेकिन मोटे तौर पर हम इसकी विषय वस्तु को या इसके क्षेत्र को कुछ पॉइंट्स में बांध सकते हैं जिनका हम इस टॉपिक में, इस सब टॉपिक में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रधान पात्र जो है राज्य, यानी कि हम यहाँ पे राज्यों के बारे में सबसे पहले अध्ययन करते हैं, क्योंकि हमने प्रकृति में ही पढ़ा था कि जो मेन अभिकर्ता या जो मेन एक्टर्स हैं वो है राज्य। तो राज्य के विषय में यहाँ पे अध्ययन किया जाता है कि राज्य की विदेश नीति कैसी है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें विदेश नीति को असर डालती हैं, या कौन से राष्ट्र कितना शक्तिशाली है, कौन से फैक्टर जो शक्तिशाली बनाते हैं, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे अध्ययन करी जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, यह शक्ति के अध्ययन पर बल देता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसमें राष्ट्र लगातार ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति एक्वायर करने में लगे रहते हैं। तो इसमें यह भी देखा जाता है कि शक्ति का किस तरीके से एक्वायर कर रहे हैं, क्या तरीके हैं। तो कहीं ना कहीं इस शक्ति के अध्ययन पर भी बल देता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संस्थाओं तथा संगठनों का अध्ययन करती है। जैसा कि हमने बात की थी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख रूप से कुछ राष्ट्रीयकर्ता और कुछ गैर राष्ट्रीयकर्ता होते हैं। तो ये जो गैर राष्ट्रीयकर्ता हैं, जैसे हमने पढ़ा था यूएनओ के बारे में, यूएनओ हो गया, G20 हो गया, नाटो हो गया। तो इस तरीके की जो संस्थाएं हैं, राजनीतिक संस्थाएं या फिर गैर राजनीतिक संस्थाएं या सैनिक संगठन, ये सब भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करती हैं। तो यहाँ पे इन संस्थाओं के बारे में भी अध्ययन किया जाता है, उनके स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ा जाता है, वो किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रभाव डालती है, ये भी अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही विदेश नीति निर्माण का अध्ययन किया जाता है कि कोई राष्ट्र किस तरीके की विदेश नीति बनाई है, उसने क्यों ऐसी विदेश नीति बनाई है, क्या कारण है। इन सब चीज़ों का अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किया जाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन पर बल दिया जाता है, क्योंकि देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ रेगुलेट करने के लिए सारी चीज़ें कि राष्ट्र जो है वो ठीक से व्यवहार करें, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात की जाती है। और ये बात की जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है इसको किस तरीके से बनाया जाए, किस तरीके से लागू किया जाए, इसके अध्ययन को भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किया जाता है। इसके बाद है विदेशी व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों का अध्ययन। अगर हम वर्तमान समय में बात करें तो आज विदेशी व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक संगठन है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से उभरे हैं। तो आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए हमें आर्थिक संगठन जो है और जो विदेशी व्यापार है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विश्व युद्ध के दौर में या दोनों विश्व युद्धों के समय पे हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे सैनिक संगठन उभरे थे। लेकिन अगर आज हम देखें तो आज ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक संगठन उभर रहे हैं। आर्थिक पे जो फोकस है या बल है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमें आर्थिक संगठनों को भी समझने की ज़रूरत होती है, इसीलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में शामिल किया जाता है। इसके अलावा है सैनिक संगठन और राजनीतिक गुट। जैसा कि मैंने अभी बताया कि शीत युद्ध के बाद बहुत सारे सैनिक संगठन बने, उसके दौरान भी बने, जैसे कि एक तो नाटो ही बना और उसका अस्तित्व तो आज तक है। ठीक है, तो इस तरीके के सैनिक संगठन और कुछ राजनीतिक संगठन, ठीक, तो इस तरीके के संगठनों को भी हमें समझना होगा, इन्हें भी पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो व्यवहार है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उस पर क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। तो इन सभी चीज़ों को एक मोटे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अध्ययन में रखा जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आज जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र जो है बढ़ता ही जा रहा है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई चीज़ें इसमें इंक्लूड होती जा रही हैं। तो इस तरीके से ये अपने आप में एक बहुत ही व्यापक सब्जेक्ट है, एक परिवर्तनशील कह सकते हैं डिसिप्लिन है। तो लेकिन मोटे तौर पर हम उनमें जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसमें हम इन चीज़ों को शामिल करते हैं इसके स्कोप में। तो इस तरीके से दोस्तों आज का हमारा टॉपिक ही कंप्लीट होता है। हमने इसको जैसे कि देखा था 5 सब टॉपिक्स में बांट कर पढ़ा है। सबसे पहले हमने बात करी थी परिचय की, जाना था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या क्या हम पढ़ते हैं, किन किन प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं। फिर हमने इसका अर्थ और परिभाषा
समझने की कोशिश करी थी, जिसमें हमने जाना था कि सभी राष्ट्र राष्ट्र हित के लिए काम करते हैं, उनका इसी कारण उनमें संघर्ष होते हैं और इस संघर्ष से उबरने के लिए या बचने के लिए या अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ाने के लिए वो हमेशा शक्ति एक्वायर करने में लगे रहते हैं। नामकरण की समस्या हमने देखी थी और उसके बाद हमने इसके स्वरूप को समझा था कि किस तरीके का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप है, और अंत में हमने पढ़ा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र को कि मोटे तौर पर हम इनमें किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।